नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं। हिंदी साहित्य की इन महत्वपूर्ण रचनाओं में हम करेंगे हिंदी आत्मकथा, और इन आत्मकथाओं को हम बिल्कुल काल कर्मानुसार हम करेंगे, क्योंकि एनटीए नेट की परीक्षा में भी हमें देखने को मिले हैं काफ़ी सारे प्रश्न काल कर्मानुसार पूछा जाता है। जो मुख्य रचनाएँ होती है हिंदी साहित्य के अंतर्गत एनटीए नेट में या फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, आजकल जो परीक्षाओं का प्रश्न पूछने का थोड़ा सा पैटर्न पहले की अपेक्षा चेंज हो चुका है, उसी आधार पर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो नए पाठ्यक्रम के आधार पर समझते हुए चीज़ों को हम चलेंगे। तो जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, उन सभी को हम जो है काल कर्मानुसार देख लेते हैं। पहले हम आत्मकथा ही से देख लेते हैं कौन कौन सी आत्मकथा परीक्षाओं में पूछी जाती है और उनका समय क्या रहा। इस प्रकार से जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं हिंदी आत्मकथा काल कर्मानुसार से। सबसे पहले आएगा 1641 ईस्वी में अर्धकथानक की जो रचना है वो ब्रज भाषा में रचित बनारसी दास जैन द्वारा रचित रचना मानी जाती है। अर्धकथानक कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। तो बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्धकथानक हिंदी की पहली रचित जो आत्मकथा मानी जाती है, जो कि 1641 ईस्वी में रची। और जो उस रचना का जो भाषा रही वो कौन सी भाषा रही, ब्रज भाषा पद में रचित यह रचना है। उसके बाद देख लेते हैं अगली जो हमारी रचना है 1860 में जीवन चरित्र जो कि स्वामी दयानंद संवत रहा, इसका 1917। अगर संवत में पूछ लिया जाए तो 1917। बढ़ते हैं आगे, अगली रचना है 1910 की मुझ में देव जीवन का विकास स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री द्वारा रचित है। कई बार पूछा जाता है मुझ में देव जीवन का विकास किस लेखक की रचना है। 1910 की रचना है सत्यानंद अग्निहोत्री की। 1921 की आप बीती जो कि भाई परमानंद द्वारा रचित रचना है, उसकी आत्मकथा है। बढ़ते हैं आगे, अगली जो आत्मकथा है वो है 1923 की आत्मकथा नाम से आत्मकथा लिखी है महात्मा गांधी ने, अनुवाद किया है हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। उसके बाद बात करें 1933 की, तो मैं क्रांतिकारी कैसे बना, ये आत्मकथा लिखी है श्री रामविलास शुक्ल जी ने। कब लिखी, 1933 में। उसके बाद 1935 की देख लेते हैं, तो 1935 में तरुण के शोपन सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई और अनुवाद किया गिरीश चंद्र जोशी ने। तो 1935 में तरुण के शोपन किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। उसके बाद बात करें आगे 1939 ईस्वी में प्रवासी की कहानी जो आत्मकथा लिखी भवानी दयाल सन्यासी जी ने। उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद लिखी गई मेरी आत्म कहानी, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है, तो श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखी गई मेरी आत्म कहानी। साधना के पथ पर हरिभाऊ जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है मेरी असफलताएं, गुलाब राय जी द्वारा रचित आत्मकथा है। 1944 में एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल दैनिक विश्वामित्र के संपादक के रहे। बढ़ते हैं आगे, अगली जो रचना है 1946 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा 5 खंडों में, प्रथम खंड 1946 में आया, द्वितीय खंड 47 में, और शेष जो 3 खंड बच गए वे 1967 ईस्वी में संपादित किए गए। इस प्रकार से मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा रचित 1946 की आत्मकथा है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कितने खंडों में विभक्त है, और ये 5 खंडों में विभक्त है। और उसके बाद प्रथम खंड आप लोगों ने देख लिया 46, द्वितीय 47 और तीसरा चौथा और पांचवा, ये 3 जो बच गए ये 1967 में। बढ़ते हैं आगे, अगली जो 1947 की रचना है आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा है। उसके बाद देख लेते हैं भाई मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि द्वारा रचित आत्मकथा है। 1948 की 1949 में मेरी जीवन गाथा
गणेश शंकर प्रसाद वर्णी द्वारा। उसके बाद 1951 में स्वतंत्रता की खोज, ये है सत्यदेव परिवारजक द्वारा रचित। उसके बाद देख लेते हैं भाई सिंहावलोकन, ये जो यशपाल जी की प्रसिद्ध आत्मकथा रही है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, 3 खंडों में बांटी गई। देख लेते हैं 1951, 52 और 55, 3 खंडों में विभक्त ये आत्मकथा है सिंहावलोकन। ये कई बार पूछ लिया जाता है, सिंहावलोकन कितने खंडों में विभक्त की गई आत्मकथा है यशपाल जी द्वारा? तो 3 खंडों में। कौन कौन सी? 1951 में, 52 में और 1955 में। फिर 1952 में जो है परिवारजक की आत्मकथा शांति प्रिय द्विवेदी जी द्वारा रचित है। चांद सूरज की वीरन प्रथम भाग देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित। उसके बाद है 1953 में मूर्तिस की आत्मकथा कालिदास कपूर जी द्वारा रचित है। 1954 में जीवन चक्र गोगा प्रसाद उपाध्याय जी द्वारा रचित। 1956 में मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज द्वारा हिंदी की पहली महिला द्वारा लिखित प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, हिंदी की जो पहली आत्मकथा महिला द्वारा रचित कौन सी है? तो मेरे जीवन की यात्रा। और जो मेरे जीवन की यात्रा है किस लेखिका द्वारा रचित है? वो है जानकी देवी बजाज। और हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका, महिला लेखिका कौन है? तो जानकी देवी बजाज। इस प्रकार से परीक्षा में घुमा फिरा कर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, आप सही से आंसर दे सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला तथ्य है हमारा यादों की परछाइयाँ, जो प्रथम भाग है वो चतुरसेन शास्त्री द्वारा 1957 में जो है आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास द्वारा रचित है। आप बीती जग बीती नरदेव शास्त्री जी द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं अगली आत्मकथा 1958 में मेरी अपनी कथा पुन्नालाल बख्शी द्वारा, बचपन के वो दिन देवराज द्वारा। और 1960 में अपनी खबर जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी द्वारा रचित आत्मकथा रही है। पत्रकारिता के अनुभव इंद्र विद्या वास्पति द्वारा रचित है। उसके बाद 1963 में 60 वर्ष एक रेखायन जो है सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित आत्मकथा है। कई बार पूछी जाती है ये 60 वर्ष एक रेखायन, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। देख लेते हैं मेरी आत्म कहानी प्रथम भाग चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित। उसके बाद मेरी जीवन के अनुभव जो है संतराम जी द्वारा। उसके बाद 1964 में क्रांति पथ का पथिक पृथ्वी सिंह आज़ाद जी द्वारा रचित है। उसके बाद मेरा वकालती जीवन जो है गणेश वासुदेव मावलंकर जी द्वारा रचित है भाई, ये थोड़ा नया नाम है। तो देख लेते हैं 1967 में जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर मिश्र जी द्वारा रचित है। भुवनेश्वर मिश्र माधव द्वारा रचित है 1967 में। कौन सी? मेरे जीवन के 4 अध्याय। उसके बाद बात करें आगे आत्मकथा और संस्मरण पंडित गिरिधर शर्मा द्वारा रचित। 1968 में मजदूर से मिनिस्टर आबिद अली द्वारा रचित है। उसके बाद 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित। उसके बाद नीड से का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित। निराला की आत्मकथा सूर्य प्रसाद दीक्षित द्वारा रचित आत्मकथा है। उसके बाद देख लेते हैं, फिर वही आ गया भाई, दोबारा से टाइप हो गया ये थोड़ा सा। उसके बाद देख लेते हैं भाई, एक सेकंड भाई। अब देख लेते हैं 1971 में जब ज्योति जगी स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में सुखदेव राज जी द्वारा रचित। उसके बाद 1972 में मेरा जीवन वृत्तांत प्रथम भाग 1972 और द्वितीय भाग 1974 की रचित रचना है। मोरारजी देसाई द्वारा रचित मेरा जीवन वृत्तांत। उसके बाद देख लेते हैं 1974 में अरुणायन
जो राम अवतार द्वारा रचित अरुण कमल एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा है, विश्वनाथ लाहिरी द्वारा रचित है भाई, एक पुलिस की अधिकारी की आत्मकथा। उसके बाद मेरी फिल्मी आत्मकथा जो है बलराज साहनी जी द्वारा रचित है, 1976 में। रसीदी टिकट जो है अमृता प्रीतम द्वारा रचित है। 1978 में जो है 1978 है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित। 1979 में आधे सफ़र की पूरी कहानी कृष्ण चंद्र जी द्वारा रचित। 1980 में गर्दिश के दिन भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों की आत्मकथा है, कमलेश्वर जी द्वारा रचित। कई बार पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। कमलेश्वर द्वारा रचित गर्दिश के दिन 1980 में। फिर घर की बात है भाई, ये कहानी है घर की बात जो रामविलास जी द्वारा रचित, रामविलास शर्मा द्वारा 1983 में। जहाँ मैं खड़ा हूँ रामदास मिश्र जी द्वारा 1984 में। मेरा जीवन शिव पूजन साई द्वारा 1985 में। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। नील यक्षिणी भाग 2 देवेंद्र सत्यार्थी जी द्वारा 1986 में। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर जी द्वारा। रे 7 जन्म हंस राज रहबर जी द्वारा। उसके बाद जिंदगी का सफल बलराज मधोक जी द्वारा जो रचित जिंदगी का सफ़र। उसके बाद है 1987 में जीवन धारा यशपाल जैन जी द्वारा रचित है, मेरी जीवन धारा। 1988 में अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा, आत्म परिचय रेणु जी द्वारा। उसके बाद 1989 में तपती पगडंडियों पर पदयात्रा कन्हैया लाल मिश्र जी द्वारा रचित आत्मकथा है। कई बार पूछी जाती है, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा किसकी आत्मकथा है। 1990 में दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल, सहचर है समय रामदास मिश्र। 1951 में। 1952 में मैंने जिया कमलेश्वर जी द्वारा। 1994 में कहो व्यास कैसी कटी गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा। मोड़ जिंदगी का प्रतिभा अग्रवाल जी द्वारा। 1996 में ही अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा जी द्वारा। अक्षरों के साए 1997 में अमृता प्रीतम द्वारा। यादों के चिराग कमलेश्वर जी द्वारा। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्ण अग्निहोत्री जी द्वारा रचित आत्मकथा है। ये यहाँ से ये सभी इम्पोर्टेंट है जो 1990 की बाद की है। ये सभी रचनाएं कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अभी हाल फिलहाल की परीक्षाओं में भी इन रचनाओं में से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, आत्मकथा से संबंधित जो रचना है 1999 जलती हुई नदी कमलेश्वर जी द्वारा रचित। 2000 में गालिब छोटी शराब छूटी है भाई, ये रविंद्र कालिया जी द्वारा। 2001 में मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र द्वारा रचित। कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा द्वारा। वह जो यथार्थ था अखिलेश जी द्वारा रचित आत्मकथा है। इनको मैंने तो जल्दी आपको रीड करा दिया, लेकिन आपको इनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार इनको पढ़ना है, तभी ये आपको याद रह पाएंगे। तो देख लेते हैं 2003 में आज के अतीत जो है भीष्म साहनी जी द्वारा रचित है। पाव भर जीरे में भोज जो है अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित आत्मकथा है। मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक जी द्वारा। 2004 में जो है और पंछी उड़ गया विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित आत्मकथा है। पंखहीन भी जो है विष्णु प्रभाकर जी की एक प्रसिद्ध आत्मकथा रही है। इस प्रकार से जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको कर्मानुसार हमने देख लिया है आत्मकथाओं से संबंधित। इसी प्रकार बीच बीच में इम्पोर्टेंट तथ्यों को लेकर के जो है हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वैसे तो हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। साथ ही एक प्रैक्टिस सेट की भी हमने शुरुआत की हुई है। उनके उस प्रैक्टिस सेट के भी प्रश्नों को हम कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले सालों में काफ़ी सारी परीक्षाओं में दिए हुए हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किया हुआ है। तो काफ़ी बार प्रश्नों की आपको रिवीजन होती है और इम्पोर्टेंट
प्रश्नों का भी पता चल जाता है। इसी प्रकार से संपूर्ण हिंदी की तैयारी करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। परीक्षा तक इसी प्रकार से हर रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ ना कुछ नया लेकर के आपके सामने आते रहेंगे और अपनी तैयारी को आपको बिल्कुल समझ बेस के साथ प्रश्नों को अधिक से अधिक रिवाइज करते हुए चलना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।